अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम समझेंगे एसी थ्रू इंडक्टर, यानी जब एसी करंट इंडक्टर से गुजरता है तो क्या होता है। सबसे पहले याद रखो कि इंडक्टर हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और इंडक्टर होता क्या है हमें पता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जो है ना इसको रिवाइज कर लेते हैं इंडक्टर को, क्योंकि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो बहुत ज़्यादा आपने इससे पहले नहीं पढ़ा। कैपेसिटर, रेजिस्टर ये आपने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन इंडक्टर थोड़ा नहीं पढ़ा, तो इसको मैं बता देता हूँ पहले, सही है। उसके बाद हम ये डेरिवेशन करेंगे। याद रखना ये जो दो टॉपिक हमने पढ़े हैं ना, एसी थ्रू कैपेसिटर और एसी थ्रू इंडक्टर, इनके पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं, छोड़ना मत, ठीक है। अच्छा, उसके बाद समझते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, याद रखो कैपेसिटर को बताने के लिए हम क्या करते हैं, सी लिखते हैं ना, तो इसी तरह से इंडक्टर को बताने के लिए हम एल लिखते हैं, आई नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है। कहा जाएगा ना आरएल सर्किट, यानी रेजिस्टर और इंडक्टर सर्किट है, ठीक है। चलो सबसे पहले समझते हैं इंडक्टर होता क्या है और बनता कैसे है। इंडक्टर आपके पास एक जो है वो वायर थी जो कि कंडक्ट कर सकती है आपके पास, ठीक है, करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती है। अब मैंने इसी वायर को उठाया और यूं घुमा दिया, ठीक है, यूं घुमा दिया और बीच में इसके कोई पेंसिल वगैरह डाल दी, जो कि पेंसिल तो आपके पास जो है वो नॉन कंडक्टर होगी। अब ये बन गया है इंडक्टर। ये क्या बन गया, इंडक्टर। अब इंडक्टर करता क्या है ये सुनो ताकि सारी बात समझ आ जाए। इंडक्टर आपके पास एनर्जी को स्टोर करता है, जैसे कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा था ना, ऐसे इंडक्टर भी करता है। कैपेसिटर कौन सी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करता है। बात समझ आई। इंडक्टर क्या कर रहा है, आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है। अब ये करता कैसे है स्टोर, जरा इसको समझ लो। जब आपके पास करंट इसके अंदर आता है तो ये क्या करता है, करंट यानी जो करंट आ रहा है, जो वोल्टेज आ रहा है, पहले तो वो आपके पास क्या होता है, कम होता है, वोल्टेज कम होता है, फिर वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है टाइम के साथ। या जो करंट आ रहा है वो अगर एसी करंट है तो एसी करंट के आने की वजह से इसमें क्या आया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, ठीक है। देखो भाई, आपको पता है ना, जब भी कोई करंट कंडक्टर से मूव करता है तो कंडक्टर से मूव करने की वजह से उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। इससे पहले वाले चैप्टरों में हमने पढ़ लिया। अब ये जो करंट आ रहा है बढ़ रहा है, ठीक है, समझो यहां पे एक सोर्स लगाया हुआ था मैंने, ठीक है। तो जब ये करंट आना शुरू हुआ, ये आपके पास कौन सा करंट आया, इसको कह लो IS, यानी सोर्स से जो करंट आ रहा है, ये करंट डायरेक्ट नहीं बढ़ जाता, हल्के हल्के करके बढ़ना शुरू होता है। तो करंट बढ़ना शुरू हुआ, करंट में चेंज आ रहा है, या समझ लो एसी करंट आ रहा है। तो जब करंट में चेंज आता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। देखो, करंट में चेंज आया तो किस में चेंज आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है उसमें चेंज आएगा, है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आने से क्या होता है, आपके पास EMF इंड्यूस हो जाता है। तो इसके अंदर आप इंड्यूस होने लगेगा EMF, ठीक है, EMF इंड्यूस होगा इसके अंदर, ठीक है, EMF यानी वोल्टेज। अच्छा, अब EMF आ गया यानी करंट भी आएगा। तो एक करंट जो है सोर्स से आ रहा है और एक करंट इस कॉइल में आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे IL। दोनों अपोजिट होंगे। सोर्स वाला करंट अगर उस डायरेक्शन में है तो इंडक्टर वाला करंट इस डायरेक्शन में होगा। अगर सोर्स वाला इस डायरेक्शन में है तो इंडक्टर वाला उस डायरेक्शन में होगा। बात क्लियर हुई। अब देखो, समझ में आ गया इंडक्टर क्या है। आपके पास बेसिकली मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है। क्योंकि इंडक्टर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा ना, इसलिए मैंने समझाया। तो ये तरकीब याद रखना, करंट में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है इस इंडक्टर से तो फिर EMF इंड्यूस हो जाएगा। फैराडे ने सिंपल बात कही है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो आपके पास क्या होगा, करंट यानी EMF इंड्यूस होगा या इंड्यूस करंट पैदा होगा। इसे इंड्यूस करंट भी आप कह सकते हो, IL को। चलो ये बात समझ आ गई। अब इंडक्टर को अगर सर्किट में लगाते हैं तो क्या होता है, जरा ये देखो, उसके बाद पूरी बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। समझो ये इंडक्टर है, ये मैंने एक सर्किट में लगा दिया, ठीक है, ये सर्किट में लगा दिया।
और यहां मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, बल्ब लगा दिया। अच्छा, अभी अज्यूम करो आपके पास इंडक्टर नहीं है, तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है, ये बल्ब क्या होगा, करंट आएगा, इधर करंट आएगा, बल्ब आपका ग्लो करेगा, ये आपका सोर्स है, सिंपल डीसी सोर्स है, ठीक है। तो आपका करंट ग्लो, आपका बल्ब ग्लो करेगा जैसे आपके घर में करता है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पर एक इंडक्टर को लाता हूं, ठीक है, अब इंडक्टर लगा दिया मैंने। याद रखना बेसिक काम क्या है इंडक्टर का, एनर्जी स्टोर करना, किसकी फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में या मैग्नेटिक फॉर्म में, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या ले आया, यहां पर मैं इंडक्टर ले आया, करंट अब भी इससे पास होगा, है ना, लेकिन इंडक्टर क्या करेगा, जो करंट आ रहा है ना उसको पहले कम कर देगा। क्या करेगा इंडक्टर, करंट को कम कर देगा, क्योंकि देखो अब करंट इंडक्टर में से भी पास हो रहा है ना, तो इंडक्टर करंट को कम कर देगा, यानी करंट में चेंज आ गया, फिर वही बात है, करंट में चेंज आ गया, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही होगी। अब जब करंट में भी चेंज आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। बात क्लियर हो गई। अब ये बल्ब जब इंडक्टर से करंट गुजर कर आ रहा है ना, तो अब ये बल्ब ग्लो तो कर रहा है मगर बहुत हल्के हल्के, पहले बहुत तेज जल रहा था बल्ब, ठीक है, जैसे नॉर्मल चलता है, लेकिन अब बहुत हल्का ग्लो कर रहा है। मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है इस करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है और बल्ब जो है वो अच्छी तरह ग्लो करता जा रहा है। फिर एक वक्त आएगा कि आपका जो करंट है ना ये मैक्सिमम हो जाएगा, जितना मैक्सिमम करंट यहां से आना था वो यहां पर आ रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा, जब तक करंट बढ़ता रहेगा तो आपके पास इंड्यूस करंट पैदा होता रहेगा। करंट उस डायरेक्शन में है, इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में है, सही है। अच्छा, अब करंट मैक्सिमम हो चुका है आपका। अब करंट के मैक्सिमम होने के बाद अब आपका इंड्यूस करंट पैदा होना बंद हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, अब इस इंडक्टर ने मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर लिया। मैं W लिख दो या E लिख दो, एक ही बात है। अब इस इंडक्टर ने मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर लिया है। क्या कर लिया, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर लिया। अब आपका बल्ब नॉर्मली चल रहा है। अब आपको एक जो है ये बात सूझी कि यार मैं जो है ना सोर्स हटा देता हूँ। जैसे ही आपने सोर्स हटाया तो बल्ब बंद हो जाना चाहिए, लेकिन बल्ब बंद नहीं होगा, बल्ब अगेन ग्लो करता रहेगा थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, बस थोड़े टाइम के लिए। अब क्यों ऐसा हो रहा है, सोर्स हटाने के बाद भी आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था ना, देखो एनर्जी स्टोर हो रही है, यहाँ पर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हुई है। तो अब वो जो एनर्जी स्टोर हुई है वो अब इस बल्ब में आ रही है, तो अब आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो कुछ टाइम तक बल्ब ग्लो करेगा, उसके बाद जो एनर्जी इंडक्टर ने स्टोर कर ली थी अपने अंदर वो सारी मिल जाएगी आपके बल्ब को, और फिर आपका इंडक्टर भी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और बल्ब भी आपका कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा। हमेशा के लिए चलता नहीं रहेगा, याद रखना। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो हर जगह इंडक्टर ही लगा देंगे हम चार्ज करके, सही है, समझ में आ गया ना। जैसे आपका मोबाइल होता है, थोड़े टाइम के लिए आप चार्ज करते हो, फिर वो तो चार्ज ज़्यादा स्टोर कर लेता है, मतलब वो तो ज़्यादा चार्ज हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर ज़्यादा देर तक चलता रहता है। इसी तरह इंडक्टर भी ये काम कर रहा है, लेकिन एनर्जी स्टोर करी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इंडक्टर समझ आ गया ना, सारी बात समझ आ गई। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, इंडक्टर एक पैसिव डिवाइस है। पैसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कि खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती। देखो इंडक्टर ने खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करी, उसने सोर्स का इस्तेमाल करा था, है ना, खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर ली ना। तो पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक ऐसी डिवाइस होगी जो कि अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करेगी, ठीक है, किसी और सोर्स की मदद से। खुद उसके पास कोई सोर्स नहीं होगा, मतलब वो खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही होगी। इंडक्टर खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो दूसरे सोर्स को यूज कर रहा है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब चलें अपने डेरिवेशन की तरफ और अपने आगे के काम की तरफ आगे चलते हैं। अब देखो, अब आपके पास आ गया है अपना एसी सर्किट। इसको समझो, ग्राफ भी समझना ताकि बात अच्छी तरह समझ में आए। ग्राफ इंशाल्लाह मैं इस बार अच्छी तरह समझाऊंगा आपको। तो ये हो गया π/2, ठीक है। 4 पॉइंट लिया करो ग्राफ में, जब भी कोई वेव बना रहे हो 4 पॉइंट, एक π/2, एक पाई और एक 3/4 और एक जस्ट 2π, ठीक है। ये चारों समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखो होता क्या है, सबसे पहले तो ये क्लोज है, सॉरी ओपन है, इसको क्लोज कर दो। क्लोज कर दिया। क्लोज करने से क्या होगा कि ये जो एसी करंट है जिसे हम IC कह लेते हैं,
ये एसी करंट इसमें से यहाँ पर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर पास होगा आईसी करंट, समझ लो करंट जो है वो इधर से पास हो रहा है। अब जब करंट इसमें से पास होगा, एसी करंट तो आपको पता है, एसी करंट में क्या होता है, एसी करंट क्या होता है, एसी करंट में आपके पास अल्टरनेटिंग साइकिल आते हैं, है ना, अल्टरनेटिंग साइकिल आते हैं, यानी करंट में तो चेंज आ रहा है ना भाई, देखो करंट चेंज आ रहा है ना, देखो भाइयों, कभी करंट ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी नेगेटिव में जा रहा है, कभी ज़्यादा। अल्टरनेटिंग करंट सेम तो नहीं आता ना, उसमें चेंज आती रहती है। तो देखो ये बात तो सही है कि भाई करंट में तो चेंज आ रहा है, आपको नज़र भी आ रहा है। अच्छा, करंट में चेंज आएगा तो क्या होगा, ये कंडक्टर है, इंडक्टर है, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी, अगर मैं इसको पूरा यूँ घुमा दूँ ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे होगी, इधर भी फिर इसी तरह से होगी, ठीक है, सर इस फॉर्म में होगी सर, इस फॉर्म में होगी, सर्कुलर फॉर्म में होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आ रहा है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा हो रही होगी, कम ज़्यादा हो रही होगी ना, यानी जो फ्लक्स है उसमें भी चेंज आ रहा होगा। फ्लक्स आपको पता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड एरिया में से पास होती हैं वो फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट से आ रहा होगा, तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सही बात क्लियर हो गई बात। अच्छा, किस डायरेक्शन में ईएमएफ, इसे हम इस ईएमएफ को ना बैक ईएमएफ भी कहते हैं। और यहां पे क्या प्रोसेस हो रहा है कि सेम कॉइल में करंट में चेंज आ रहा है और सेम कॉइल में ईएमएफ पैदा हो रहा है, इसे हम कहते हैं बैक ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, या सेल्फ इंडक्शन। चलो मैं थोड़ा मजीद डिटेल में लेके जाके समझाता हूं ताकि बात अच्छी क्लियर हो आप लोगों को। देखो समझ लो, इस डायरेक्शन में आपके पास इंड्यूस करंट आ रहा है, इंड्यूस करंट। वैसे तो इन्होंने इस डायरेक्शन में शो किया, मैं इस डायरेक्शन में सी कर देता हूँ, इस डायरेक्शन में एल, ये आई एल इंड्यूस करंट को बता रहा है। चलो अब समझ लेते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या है। ये सारी टर्म्स ऐसी हैं ना जो अपने पीछे बहुत ज़्यादा बार नहीं पढ़ी हैं, एक एक दो दो बार जस्ट पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसको बता रहा हूँ क्योंकि आपको पीछे वाला भी रिवाइज हो जाए, क्योंकि मुझे पता है पीछे वाला थोड़ा सा अभी कच्चा हुआ होगा। सेल्फ इंडक्शन क्या होती है कि ये समझो ये कॉइल है, ये कॉइल है, इसी कॉइल के अंदर करंट आने की वजह से और करंट में चेंज आने की वजह से इसी कॉइल में एक और करंट पैदा हो जाए, इसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और फ्लक्स आपको पता है कि एक एरिया है आपके पास, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही हैं, ठीक है, तो ये फ्लक्स है आपके पास, ठीक है। तो एरिया में से आप देखो ना मैग्नेटिक फील्ड भी पास हो रही हैं और इसी में एक और करंट भी आ गया। एक करंट तो ये वाला था ना आईसी, एक और करंट देखो आई नॉट आई एल आ गया, ठीक है, तो बात समझ आ गई। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, अभी तो क्लोज था ना, मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ओपन कर दिया मैंने, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। वैसे आपकी बुक में इस तरह का कोई जिक्र तो नहीं किया उन्होंने बल्ब वगैरह का, लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ बल्ब लगा दिया। तो देखो सर्किट तो ओपन है, मगर फिर भी आप बोलोगे सर इधर से करंट आ रहा है, ऐसा नहीं होता बेटा, याद रखना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये आपके पास अगर एक सर्किट है, ठीक है, कहीं से भी ब्रेक हो जाए तो बल्ब ने बुझ जाना है, बल्ब ने बुझ जाना है, ऐसा नहीं है कि पीछे से करंट आना शुरू हो जाएगा, करंट ऐसा नहीं करता, ठीक है, बात समझ आ गई ना। तो बल्ब फिर भी जल रहा है, क्यों जल रहा है, क्योंकि इसने मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर ली थी। अब जो उसने स्टोर करी है वो आपको दे रहा है, वो आपके बल्ब को वो दे रहा है, जिससे बल्ब आपका अभी भी जल रहा है, थोड़ी देर में बुझ जाएगा। अक्सर मोटर्स वगैरह आप चलाते हो पानी की, वो काफ़ी ज़्यादा भारी मोटर्स होती है ना, काफ़ी वोल्टेज होता है उसमें, काफ़ी फेस होता है, तो अक्सर उसमें क्या कहा जाता है कि भाई मोटर को बंद करते ही कोई चीज़ उसमें ना लगाएं, तार वगैरह या हाथ, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी अभी भी स्टोर होती है। बेशक आप तार बंद कर चुके हो, सोर्स बंद कर चुके हो, लेकिन फिर भी एनर्जी जो है उसके अंदर स्टोर होती है। तो अगर आप कोई हाथ तार वगैरह लगाओगे तो करंट लग जाएगा, सही है। तो बात समझ आ गई, क्लैरिटी मिल गई पूरी की पूरी, सही है। अच्छा, ये मैं आखिर में पढ़ूंगा, पहले मैं आपको डेरिवेशन कराता हूँ। ये फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे, इसको ड्राइव करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि देखो यहाँ सेल्फ इंडक्शन हो रहा है ना, बैक ईएमएफ आ रहा है। देखो भाइयों, यहाँ देखो बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ क्या है कि करंट में चेंज आने की वजह से इसी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो गया है, इसी कॉइल में एक और करंट आ गया है, इसी को बैक ईएमएफ कहते हैं। तो हियर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन फॉर्मूला। तो यहां लिख लो, वी यूज सेल्फ इंडक्शन फॉर्मूला। अब सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ये किस लिए साइन होता है, ये ईएमएफ के लिए, देखो मैंने यहां बनाया हुआ भी है। और ये क्या होता है, एल, सेल्फ इंडक्शन,
कितना ज़्यादा जो है वो आपके पास EMF प्रोड्यूस होगा। अच्छा, डेल आई अपॉन डेल टी, सही है, बात क्लियर हो गई। ये सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, पीछे हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, सही। अच्छा, अब देखो मैं, ये है तो वोल्टेज ही ना, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ई नॉट इज इक्वल टू वी, वोल्टेज है तो भाई लिख सकता हूँ। तो हेयर, तो क्या बन गया फॉर्मूला, V इज इक्वल टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो क्या यहीं तक रोक देंगे? देखो बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ हैं। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, हेयर वी यूज़ करंट फॉर्मूला इन AC सर्किट। चलो, हेयर वी यूज़ करंट फॉर्मूला इन AC सर्किट। AC सर्किट के लिए करंट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, याद होगा आपको, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? समझो यहाँ पर I है ना, इस I को हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 बिकम V इज इक्वल टू, बल्कि इक्वेशन 1 इसे कह लो, इसे ना कहो क्योंकि देखो आपने V लिखा है ना, तो V इज इक्वल टू एल डेल और आई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा, अब देखो, अब मैं बुक वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ ना, बुक में उन्होंने लिखा है और लिख के लिखा है एल ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, मैं बोलूँगा बुक में लिखा हुआ है। आप बोलोगे चलें ठीक है, सही सर, बुक में लिखा हुआ है तो, लेकिन मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए थी, आखिर ये बुक में कहाँ से आ गया? तो बुक में कहीं से तो आया होगा ना, कोई तो तरकीब लगी होगी। तो चलो वो तरकीब पढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये कर देता तो मेरा काम बड़ा आसान था, अगले 2 स्टेप में डेरिवेशन कंप्लीट थी। एल ओमेगा आई को मैंने क्या लिखना था, वी नॉट, और काम पूरा हो जाता, और साइन को जो है मैंने ओमेगा टी कह देना था। लेकिन मैंने क्या कहा, भाई देखो आप लोगों को पूरा समझाना है बात, ठीक है, छुपाना नहीं है कुछ, तो इसीलिए जो है अब पूरा समझोगे पूरा हो क्या रहा है काम। चलो अब आगे समझते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या काम हो रहा है। अच्छा, एक इसमें ना छोटी सी करेक्शन भी होगी आगे, यहाँ तक भी अगर आप ड्राइव करोगे ना ठीक है, लेकिन इसको हम साइन और कॉस का रिलेशन भी यूज़ करेंगे आगे ले जाके, तो उसको भी समझना। अच्छा, अब आ जाओ आगे चलते हैं। देखो बुक में ना ये यहाँ तक भी सही है अगर ड्राइव करते हो, लेकिन बुक में ना ऐसे लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब मैं इसकी वजह बता दूंगा, टेंशन नहीं लो, जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा ना वजह बता दूंगा। ये भी रख सकते हो लेकिन ये वाली फॉर्म रखना, मैं वजह बता दूंगा। चलो ये समझ में आ गया। अब देखो मैं अगर डेल के तरीके से करूँ ना तो डेल के तरीके से नहीं हो सकता। मैं क्या करता हूँ, डेल को जो है ना, डेल टी, इसको मैं लिखता हूँ d अपॉन डी टी। अब ये आसानी से हो जाएगा, बात समझ आ रही? अब ये आसानी से हो जाएगा। देखो डेल क्या होता है, बेशक डेल और डेरिवेटिव ये बहुत डिफरेंस रखते हैं आपस में, मगर मैंने यहाँ पे बराबर क्यों लिखा, क्योंकि देखो डेल भी बताता है चेंज, डेरिवेटिव भी बताता है चेंज, मगर फिर फर्क क्या है जब दोनों का एक ही काम है तो, मगर फर्क सबसे बड़ा ये है, डेल बताता है स्मॉल, डेरिवेटिव बताता है स्मॉल चेंज। ठीक है, स्मॉल चेंज से क्या मुराद है कि आपके पास टाइम सिर्फ 0.0001 सेकेंड बढ़ा या 1 सेकेंड फर्क आया, 0.001 सेकेंड का चेंज आया टाइम में, तो उसके लिए डेरिवेटिव यूज होता है। आपके पास 1 सेकेंड का चेंज आया तो उसके लिए फिर डेल यूज होता है। देख लो बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है ना, लेकिन चेंज दोनों बताते हैं। तो आपकी बुक में पता नहीं डेल रख के कराया गया है, जबकि हमें डेरिवेटिव रख के कराना चाहिए, क्योंकि भाई अब हम डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं तो डेरिवेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, P इज इक्वल टू एल और V इज इक्वल टू एल आई नॉट साइन ओमेगा टी और टी, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या बन जाएगा,
डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू एल, बल्कि नहीं पहले, ठीक है, तो डी अपॉन डी टी, ठीक है, उसके बाद आ गया आपके पास एल आई नॉट साइन ओमेगा टी, छोटा करके लिखा, बात समझ आ रही है ना, ठीक है। इसके साथ डी लिख लो, डी टी, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना इस तरह। अच्छा देखो, इससे ये कैंसिल कर दो, तो v के साथ डेरिवेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, v जस्ट d लिख लो, v लिख लो। अच्छा देखो, अब डेरिवेटिव लो, ये जो है ना d अपॉन डी टी, इसको मैंने एज इट इज़ कैंसिल कर दिया, बल्कि इसको थोड़ा सा ऐसे करो, ये गलत हो जाएगा, ऐसे ठीक नहीं होगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो, जस्ट v लिख लो, ठीक है। अच्छा अब d अपॉन डी टी, एल और आई नॉट कॉन्स्टेंट है, इसमें चेंज नहीं आ रहा। आप देखो, आपने जो इंडक्टर लिया है उसकी सेल्फ इंडक्टेंस तो आप चेंज नहीं कर रहे हो ना, ये तो कांस्टेंट है और आई नॉट भी कांस्टेंट है, तो एल और आई नॉट को बाहर ले आओ, क्या हो गया, डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी, डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, आप पीछे पढ़ चुके हो, कॉस ओमेगा टी, एंगल का अलग से डेरिवेटिव होता है, तो डी ओमेगा टी अपॉन डी टी। ओमेगा क्या है, ओमेगा एक कांस्टेंट है, ओमेगा को कॉस के आगे लिख लो, देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लोगे यहाँ पे आप, टी का लोगे, तो कांस्टेंट को बाहर लिख लो, ओमेगा और आई नॉट, तो कॉस ओमेगा टी, और डी टी अपॉन डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसिल हुआ, तो क्या है आपका v इज इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोली थी ना ये बात, के पीछे भी बताई थी मैंने बात, कि आपके पास जो आपका ये है साइन ओमेगा टी, सॉरी एल आई नॉट ओमेगा, ये वी नॉट के बराबर है, ठीक है, तो इसकी जगह लिख लो वी नॉट। चलो इसको कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो ये चीज़ वी नॉट के बराबर है, एल, बल्कि हेयर करके लिखो ताकि बात याद आए, हेयर, तो एल आई नॉट ओमेगा ये आपके पास वी नॉट के बराबर है, ऊपर पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ तक छोड़ोगे ना, टीचर अगर नॉर्मली चेक करता है तो शायद पूरे नंबर दे दे, लेकिन अगर मैं चेक करूँगा ना तो 5 में से 4 नंबर दूंगा, थोड़ा आगे भी होना है, इस फॉर्म में लिखो, क्योंकि ग्राफ बनेगा ना तो उससे बात समझ आएगी। देखो हमें ये रिलेशन पता है, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। सर ये क्या बात हो गई, ये कैसे आ गया, ये तो गलत बात कर रहे हैं आप, चलो प्रूफ करके देख लेते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको उठा लेते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, साइन अल्फा प्लस बीटा लगाते हैं, अल्फा क्या है ओमेगा टी, बीटा क्या है पाई बाय 2, तो आइडेंटिटी क्या बनती है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा है हमने ट्रिग्नोमेट्री में, और कॉस अल्फा साइन बीटा, पुट करो ज़रा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इक्वल टू साइन अल्फा क्या है ओमेगा टी कॉस पाई बाय 2 प्लस, फिर नीचे लिखो कॉस ओमेगा टी, अल्फा जगह ओमेगा टी ऊपर लिखा हुआ भी है, और साइन पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0 के बराबर होता है, आप अच्छी तरह जानते हो, अगर ये चीज़ 0 हो गई तो ये भी 0 हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इक्वल टू, तो ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 0 होता है, चेक कर लो कैलकुलेटर से, तो साइन ओमेगा टी भी 0, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो क्या बचा कॉस ओमेगा टी। बात प्रूफ हो गई, तो कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिखा जा सकता है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आंसर है, ठीक है भाइयों, समझ आ गई बात, बस यही समझाना था। अच्छा अब ज़रा इक्वेशंस तो बड़ी
ख़तरनाक लग रही हैं, और कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे पढ़ाते हुए देखे पहली बार तो बोलेगा वाह यार इनका तो नॉलेज बहुत अच्छा है। मगर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये इतनी बड़ी इक्वेशन तो बना ली आपने। वैसे तो ये बहुत छोटी इक्वेशन है आपके लेवल के लिए, हमारे लेवल के लिए बहुत छोटी है, लेकिन आपके लेवल के लिए बड़ी है। मगर यार ये है क्या? फिर अगेन वही सवाल, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है? बिल्कुल ठीक बात है, आपने पूछना भी चाहिए। चलो प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चलते हैं। इसको याद रखो और इसको याद रखो। आओ प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं। मैंने क्या कहा था, इंडक्टर स्टोर करता है। अब आपको थोड़ा बड़ा करके सोचना होगा अपने आप को। अब आपको ये सोचना होगा कि मुझे आता है, ठीक है, पहले नहीं आता, तब आता है। इंडक्टर क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है, यानी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर। मगर कैसे कर रहा है वो भी तो बताओ, वो भी तो देखो, वही तो ग्राफ बताएगा आपको। ठीक है, ठीक है, देखो जब आपके पास यहां से करंट आ रहा है, जब आपके पास, ये इसको क्लोज कर दो, जब आपके पास यहां से करंट आ रहा है तो उस वक्त करंट तो मैक्सिमम आएगा ना इसके अंदर, ठीक है, तो करंट मैक्सिमम आ रहा है। ये इक्वेशन भी तो यही बता रही है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कहां गई, कॉस वाली का, ये वाली, कि एक चीज अगर मैक्सिमम है तो दूसरी चीज मिनिमम होगी। देखो ना, कॉस क्या होगा, अगर कॉस आपको मैक्सिमम दे रहा है तो इसका मतलब है सेम एंगल पे साइन मिनिमम दे रहा होगा, यही बात है ना। तो अभी समझ लो हमारे पास करंट मैक्सिमम आ रहा है, करंट हमारे पास यहां पर है, इसके लिए बना लो। देखो याद रखना, पहला हाफ जो आएगा ना अगर मैक्सिमम है तो π/2 पे आप 0 पे जाओगे हमेशा। अगर आप मैक्सिमम से शुरू कर रहे हो ना तो π/2 पे 0 पे जाओगे, और पाई पे नेगेटिव में मैक्सिमम पे आओगे, पाई पे नेगेटिव में मैक्सिमम पे आओगे, ठीक है। उसके बाद 0 पे दोबारा आ जाओगे 3/4 पाई पे, और 2 पाई पे अगेन मैक्सिमम आ जाओगे। ये याद रखना, क्यों? देखो जब आपके पास इंडक्टर में करंट आ रहा है ना, तो करंट तो आपके पास मैक्सिमम ही आ रहा होगा इंडक्टर के पास, ठीक है, क्योंकि पीछे कुछ नहीं है, करंट तो मैक्सिमम आ रहा होगा। मगर वोल्टेज जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज यहां पे यूज भी हो रहा है ना, यहां पर आपके पास वोल्टेज में ड्रॉप और दूसरी चीजें भी आ रही हैं, तो वोल्टेज यहां पर जो है ना वो आपके पास 0 से शुरू होगा। अच्छा अब याद रखना, अगर कोई चीज 0 शुरू हो रही है तो वो मैक्सिमम किस पे होगी, π/2 पे, मिनिमम किस पे होगी, पाई पे, और नेगेटिव में मैक्सिमम किस पे होगी, इस पर और इस पे। चलो अब बनाने में आसानी हो जाएगी। ये तो थोड़ा कैपेसिटर वाला नहीं बन गया, ये तो कैपेसिटर में यूज किया था ना हमने, क्योंकि देखो ये इक्वेशन और ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा आपस में। क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रहा, जरा देखो, साइन I0 साइन ω t है ना। देखो मैंने ये बना तो दिया, मगर मजे की बात पता है क्या, ये कैपेसिटर के लिए। क्यों? कैपेसिटर में ये वाला ग्राफ आ रहा था कि करंट तो उसके पास मैक्सिमम आ जाता था, मगर वोल्टेज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना शुरू होता था। ऐसा होता ये था या नहीं होता था, याद है ना पिछला टॉपिक। लेकिन आप लोगों में शायद किसी ने ये बात सोची नहीं होगी, या कुछ बच्चों ने सोच ली होगी ये ग्राफ गलत है। क्यों गलत है? ये उल्टा है ग्राफ, क्योंकि देखो साइन I = I0 साइन ω t। मैं बार बार एक बात बोल रहा था कि करंट इस पे मैक्सिमम आएगा, करंट इस पे मैक्सिमम आएगा। कैसे आ सकता है मैक्सिमम? आपको सोचना चाहिए था। मैं बार बार ये बात कह रहा था, या मैं आपको जगाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन इंडक्टर इज एन पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच कैन बी फॉर्म्ड बाय वाउंडिंग। इधर देखो, इट इज यूज्ड टू अपोज चेंज इन करंट एंड रेजिस्ट द फ्लो ऑफ AC करंट। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि करंट अगर 0 है, क्योंकि मैंने यहां शुरू में ही बात बता दी थी, ये जानबूझ के मैंने किया कि मैंने आपको ये बोला कि करंट मैक्सिमम होगा। कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद ये बात थोड़ी देर पहले शुरू में बोली थी कि करंट आपके पास जो इधर बल्ब में आ रहा होगा, जब मैंने यहाँ बनाया था याद होगा पीछे, तो क्या बोली थी मैंने बात कि करंट जो है वो हल्के हल्के बढ़ना शुरू होगा। तो जब करंट हल्के हल्के बढ़ना शुरू होगा और यहाँ पे करंट को मैंने डायरेक्ट मैक्सिमम दिखा दिया, ये कैसे पॉसिबल है बच्चों? आपने इस बात को सोचा क्यों नहीं? अगर आपने कमेंट कर दिया कि सर आप गलत बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं किया कमेंट और आपको ये बात नहीं आई थी तो इसका मतलब ये है कि आपने सीखा नहीं जो मैंने बात बोली थी। होगा क्या? इसका उलट होगा। उलट क्या होगा? उलट ये होगा। अब फिर से समझो, इसको मैं फिर से बनाता हूँ, क्योंकि मैंने ये कैपेसिटर के लिए बनाया ना जानबूझ के। अब मैं इसको बनाता हूँ इंडक्टर के लिए। अब समझना, अब आपको सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है।
कभी कभार जानबूझ के ना मैं ऐसा करता हूँ ताकि मैं चेक करूँ कि बच्चे जाग रहे हैं या सो रहे हैं, क्योंकि जब मैं क्लास लेता हूँ ना तो सिर्फ मैं बोलता नहीं हूँ, आप लोगों से बुलवाता भी हूँ, आप लोगों से एक एक से सवाल करता हूँ और ख़ास तौर पे सवाल बैक बेंचर से करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे क्लास में पीछे बैठते हैं वो ज़िंदगी में तो आगे जाते हैं, ठीक है, बस उनको थोड़ा सा ना मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनमें बहुत अच्छी पोटेंशियल होती है। और कभी कभार बहुत ज़्यादा लॉजिकल आंसर्स और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाले आंसर पीछे से आ रहे होते हैं, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ समझ के काम कर रहे होते हैं, रटने की कोशिश नहीं करते हैं। आप भी ऐसे किया करो, ठीक है। हर बंदे के पास एबिलिटीज़ होती हैं, कभी भी किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए हमें। अब ग्राफ इंडक्टर के मुताबिक बनाते हैं। देखो ये क्या है आपके पास, π/2, ठीक है। ये क्या है आपके पास पाई, और ये क्या है 3/4 पाई। यहाँ पर यहाँ पर 25%, यहाँ पर 50%, यहाँ पे 75%, यहाँ पर वेव हो जाएगी पूरी कंप्लीट, एक साइकिल पूरा हो जाएगा। अब देखो, अब मैं बना रहा हूँ करंट के लिए, ब्लैक पेन से यहाँ लिख लो, ठीक है, करंट बनेगा। देखो करंट क्या होगा, जब इंडक्टर में करंट आएगा ना तो करंट हल्के हल्के बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि बल्ब के पास करंट, जब करंट आया उधर से तो वो हल्के हल्के बढ़ रहा है, बल्ब हल्का हल्का ग्लो कर रहा है, हल्के हल्के करके ग्लो करना बढ़ रहा है। यानी पहले बल्ब जब करंट मैंने लगाया, सोर्स लगाया, तो बल्ब हल्के ग्लो कर रहा था, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना शुरू हुआ। इसका मतलब क्या है, अगर ये करंट है, पहले करंट रख लेते हैं, तो यानी पहले करंट ज़ीरो होगा, क्योंकि जैसे ही मैंने ऑन किया फ़ौरन बल्ब नहीं चला, फ़ौरन बल्ब डायरेक्ट ग्लो नहीं किया, पहले हल्के हल्के ग्लो करना शुरू किया इस तरह से। तो यानी हो क्या रहा था कि पहले ज़ीरो था करंट, और देखो ये भी यही चीज़ बता रही है, ये भी यही चीज़ बता रही है कि आपके पास I0 कब मैक्सिमम होगा, जब आप यहाँ पर आओगे। तो हल्के हल्के करके ग्लो करना शुरू हुआ, उसके बाद ये ज़ीरो पे गया दोबारा, फिर नेगेटिव में गया, ठीक है, और फिर ये इस तरह से आया। देखा, ये बात हो रही थी। अच्छा अब देखो ये इक्वेशन क्या बता रही है कि वोल्टेज मैक्सिमम आ रहा होगा इंडक्टर के पास, वोल्टेज की कमी नहीं होगी। या क्यों, क्योंकि cos ωt अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूं तो ज़ीरो पे क्या मिलेगा, v = v0। देखो यहाँ पर अगर मैं π/2 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा, सॉरी ज़ीरो पुट करूँगा, यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो पुट करूँगा, ωt को ज़ीरो के बराबर लूँगा, और याद रखना ωt कुछ नहीं है, जस्ट आपके पास एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो मुझे करंट क्या मिल जाएगा, मिनिमम। ग्राफ भी सही है। यहाँ पर जब मैं करंट ज़ीरो, जहाँ पे जब मैं ωt को ज़ीरो पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। यही बात तो मुझे बच्चों आपको बतानी थी, यही तो मैं बताना चाह रहा था इतनी देर से, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर। अब ये वोल्टेज के लिए, V वोल्टेज के लिए, ठीक है। देखो ये ऐसे आया, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरी गलती को पकड़ लिया होगा। ये लो, सही है भाइयों, बात समझ आई कि जब वोल्टेज, जब ये करंट है और यहाँ पर वोल्टेज भी रख सकते हैं हम इसी एक्सेस पे, ये आपके पास क्या है, ये करंट है, और ये आपके पास क्या है, ये वोल्टेज है। अब ग्राफ सही हुआ। अब बोलोगे सर ये पहले जैसा ही तो है, बेटा पहले जैसा नहीं है, पहले मैंने उल्टी बात करी, मैंने कहा करंट मैक्सिमम है और वोल्टेज मिनिमम है, जबकि ऐसा नहीं था, वोल्टेज मैक्सिमम था, करंट मिनिमम था, और फिर करंट बढ़ना शुरू हुआ। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। चलो अब एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी यहीं पे इंक्लूड करता हूँ। वीडियो आधे घंटे पे चली गई, क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक बात समझाई, पहले मैंने जानबूझ के गलत बोली, फिर दूसरी बार में समझाई, ताकि आप इक्वेशन को देखना तो सीखो। I = sin ωt कैसे आ सकता है ज़ीरो पे मैक्सिमम, वो तो आ ही नहीं सकता, वो तो मिनिमम आएगा करंट, ठीक है। अब उम्मीद है समझ आ गई होगी बात। अब किसी बच्चे ने सिर्फ वहीं तक बात सुनी मेरी, जहाँ मैंने जानबूझ के गलत बोला, तो वो तो मुझे गलत समझेगा, लेकिन जिसने पूरी बात सुनी होगी वो बोलेगा हाँ सर आप ठीक थे। चलो, चौक कॉइल। अच्छा चौक कॉइल क्या होती है, ये भी एक इंडक्टर ही है, इस तरह का बना हुआ होता है, बुक देख लेना। ये इसलिए यूज़ होता है ताकि फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा आ रही है ना, क्योंकि देखो इसमें फ्रीक्वेंसी भी तो है ना, ओमेगा, ये फ्रीक्वेंसी की टर्म ही बता रहा होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है ना, तो ये इंडक्टर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को कम करता है। क्योंकि आपको, अगर आपके घर में मैं 100 हर्ट की फ्रीक्वेंसी दे दूँ वोल्टेज के तौर पर, तो आपकी चीज़ उड़ जानी है, तो 50 हर्ट ही चाहिए आपको। तो ये क्या काम करता है, ये फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करता है। इसका ये बेसिक याद रखो। अब मैं बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, इसमें इन्होंने ज़रा सा एक छोटा सा आपको पैराग्राफ ही दिया है चौक कॉइल के बारे में, ठीक है। चौक कॉइल कुछ नहीं है, एक इंडक्टर ही है।
बस ये इंडक्टर फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करता है, या जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो देता है। देखो फ्रीक्वेंसी है ना, वेव है। देखो वेव चैप्टर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा ना, उसको तो ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कोई आइंस्टाइन की बातें चल रही हैं। आइंस्टाइन ने बेशक ये बातें की होंगी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो तो बहुत ऊपर के लेवल की बातें करते हैं, शायद हमें भी शायद सही समझ नहीं आती। ये बेसिक है बिल्कुल आपके लिए। चलो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। हाँ कुछ ना आया तो कुछ ना गाइड करूँगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।